तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जल्दी से बताओ। हम एकदम फिट एंड फाइन हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उससे डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जो रेवोल्यूशन था वो आउटब्रेक कैसे हुआ था 14 जुलाई 1789 को, एक रूमर की वजह से। ये हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्रांस में जो सोसाइटी थी लेट 18 सेंचुरी में, वो हमने डिस्कस करी सेकंड वीडियो में। आज ये हमारा है थर्ड वीडियो, जो हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जो आगे के जो टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। एक तो ये टॉपिक है द स्ट्रगल टू सरवाइव। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बढ़िया तरीके से कॉपी और पेन निकाल के बैठो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये जो वर्ड है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रांस में लेट 18 सेंचुरी के टाइम पे ये क्राइसिस वहां पे थे, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है इसको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये भी पढ़ा ना, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब जो वहां के फ्रांस के लोग थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था सरवाइव करने के लिए, मतलब अपनी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो ऐसा वहां पे क्या सरकमस्टांसेस बने हुए थे फ्रांस में कि उन लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं, ठीक है। मतलब एकदम जो लास्ट स्टेज हो जाती है ना कि एकदम लग्जरी तो छोड़ो, कुछ नहीं मिल रहा, एकदम सर्वाइवल मोड पे, रोटी कपड़ा मकान भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो इस टाइप की स्थिति हो रखी थी वहां पे फ्रांस में। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, ठीक है, द एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब यूज करते हैं वर्ड को, जो चीज खत्म होने वाली हो, अपनी लास्ट स्टेज पे हो, तो एंडेंजर्ड वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो लोग हैं उनके पास जो बेसिक चीजें हैं लाइवलीहुड के लिए, मतलब जीने के लिए, वो भी जो एकदम खतरे में आ जाते हैं, एकदम खत्म होने वाली होती है, ठीक है। जैसे मान लो बेसिक चीजें क्या होती है, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक है। बारिश से बचने के लिए घर चाहिए, ठंड से बचने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजों में आता है। और जब इन चीजों की कमी होने लग जाए लोगों के पास, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे कौन से क्राइसिस हम बोलते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हुआ, समझ में आया आपको? तो अब हम ये जानेंगे, देखो हमने एक चीज कोई पढ़ी, जैसे अभी हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो अभी आपको ये सोचना है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में क्यों थे। तो हमेशा दिमाग में क्यों और हाउ, ये दो सवाल हमेशा बनने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भी लिख रखा है व्हाई सब्सिस्टेंस क्राइसिस अगर फ्रांस में थे तो उसके रीजंस क्या थे, क्यों थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। रीजंस ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने के रीजन क्या थे? देखो क्या था 1715 में, देखो जो मैंने लिखा हुआ है ना वही मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, फिर बाद में उसको पढ़ लेंगे एक बार। तो 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, ओके। और 1789 तक पॉपुलेशन कितनी हो गई? 28 मिलियन। तो इस टाइम गैप के बीच में टोटल 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, 5 मिलियन 50 लाख होता है ना, हाँ ठीक है, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुई, और लेकिन फ्रांस इस कंडीशन में नहीं था फाइनेंशियली और सोशली इकोनॉमिकली कि इस जो पॉपुलेशन में ये इंक्रीज हुआ है इसको हैंडल कर पाए, ओके। तो पहली कंडीशन क्या आई, रीजन क्या आया कि फ्रांस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब आप ये सोचोगे कि फ्रांस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, लेकिन उससे वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया?
मैं आपको समझाता हूं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से कैसे आया। ओके, तो देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है जो कि अच्छी बात नहीं थी फ्रांस के लिए। ओके, क्योंकि वहां पे इतना ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, लोगों के पास कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेजरली क्या है, खेती बाड़ी ज्यादा होती है वहां पे। ओके, तो अब क्या हुआ, देखो ज्यादा लोग हो गए तो अब उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। किस चीज की डिमांड, चलो हम मान लेते हैं खाने पीने की डिमांड। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड करेंगे फूड की, खाने की। ये तो क्योंकि बेसिक है, फूड तो इंसान पैदा हुआ है तो फूड तो खाएगा ही। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डिमांड आ गई फूड की। अब प्रॉब्लम ये है, फ्रांस में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन की डिमांड के हिसाब से क्या है, कम है। डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, एक बात अब समझ में आई। पॉपुलेशन ज्यादा है तो खाने की डिमांड ज्यादा हो गई, लेकिन खाने का प्रोडक्शन क्या है वहां पे, कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज अ स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। जो वहां पे जो फ्रांस में लोग थे मेजरली क्या है, ब्रेड खाया करते थे, उसका जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। समझ में आया। अब सोच रहे होगे कि पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रोडक्शन कम था, तो इससे ब्रेड कहां से बीच में आ गई। अरे यार थोड़ी बुद्धि लगाओ, ब्रेड किससे बनता है, ग्रेन्स से ही तो बनता है। जो गेहूं उगता है या फिर उससे मैदे से बनता है, चलो चने से बनता है, किसी भी चीज से जो है ग्रेन्स से मेजरली ब्रेड बनाया जाता है ना। मल्टीग्रेन ब्रेड होता है, सुना है मल्टीग्रेन ब्रेड, तो ग्रेन्स से ही ब्रेड बनाया जाता है। क्लियर, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब लोग ज्यादा हैं तो वो ब्रेड की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस चीज से ग्रेन्स से ब्रेड बनता है उसका प्रोडक्शन कम है, तो जो ब्रेड भी जो बनेगा वो भी कम बनेगा। अब इसको ऐसे समझो, एक बेकरी है जहां ब्रेड बिक रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब वहां पे एक ही ब्रेड बचा है, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं, तो ब्रेड किसको मिलेगा बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ब्रेड किसको मिलेगा, जल्दी कमेंट करो। कर दिया कमेंट। अब मैं बताता हूं, ब्रेड उसको मिलेगा जो ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ब्रेड खरीद पाएगा, यानी कि जो बेकरी वाला होगा ब्रेड की कमी के कारण प्राइस इंक्रीज कर देगा, और जिसके पास पैसा है वो ब्रेड खरीद लेगा। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन कम था, जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस हाई हो गया, और जो गरीब लोग थे, ठीक है, जिनके पास पैसों की कमी थी, वो लोग अपना खाने पीने का जो मेन चीज था ब्रेड, वो नहीं खरीद पा रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा था। ये बात समझ में आई। अब ब्रेड खरीद कौन पा रहा है, देखो 3 एस्टेट में डिवाइडेड है फ्रेंच सोसाइटी, बताया था पिछले वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट एस्टेट में तो क्लर्जी लोग हैं, वो तो सबसे सुप्रीम है, उनके पास तो पैसे की कोई कमी है नहीं। ओके, तो वो तो आराम से सब चीज खरीद पाएंगे। सेकंड एस्टेट में नोबल्स हैं, वो भी आराम से खरीद पाएंगे। अब थर्ड एस्टेट में भी बिग बिजनेसमैन है, या फिर कोर्ट ऑफिशियल्स है, या स्मॉल बिजनेसमैन है, इनके पास भी जो है ठीक ठाक पैसा है। ठीक है, तो ये भी खरीद पाएंगे, थोड़ा बहुत महंगे में, थोड़ी बहुत हो सकता है इन्हें परेशानी हो। लेकिन दिक्कत आएगी थर्ड एस्टेट के जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, लैंडलेस लेबर है, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो रोज का ही थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, तो वो लोगों को दिक्कत आएगी। अब एक दिक्कत और आई, जो गरीब लोग थे, जो वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनकी जो वेजेस थी, वेजेस होती है जो रोज का पैसा मिलता है, दिहाड़ी मजदूर आपने सुना होगा। ओके, तो जो रोज का पैसा मिलता है वो फिक्स था, लेकिन ब्रेड का प्राइस तो बढ़ गया, महंगाई तो बढ़ गई। अब पैसा उतना ही मिल रहा है लेकिन ब्रेड महंगी मिल रही है, तो उनको अब यहाँ पे क्या होगा, उनको जितनी रिक्वायरमेंट है ब्रेड की वो कम खरीद पाएंगे। तो मान लो उनको खाने हैं 3 ब्रेड, लेकिन वो खरीद पा रहे हैं 1 ब्रेड, तो वो तो खाली पेट सो रहे हैं ना आधा। तो
तो इस वजह से क्या हो रही है, वहां पे भुखमरी हो रही है, क्राइसिस हो रही है, जिसको हम इन सब चीजों को मिला करके हम क्या कंक्लूड करेंगे कि फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस थे। ओके, अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो जाती थी जब कभी फ्रांस में अकाल पड़ता था या जो फसल थी वो हेल स्टॉर्म की वजह से खराब हो जाती थी। हेल स्टॉर्म होता है जो ओले पड़ते हैं ना, ओले जो गिरते हैं उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो ये स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी जब वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन हो। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेना। सेम जो अभी मैंने बता दिया इजी वे में, वही इसमें और मतलब ये भी इजी वे में लिखा हुआ है अगर किताब से कंपेयर करोगे। लेकिन मैंने जो बताया, मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था ना मूवी वाला, तो ये स्क्रिप्ट है, मैंने आपको एक मूवी की स्टोरी सुना दी, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ओके, ये देखो, ये वर्कर वाला, द मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स whose owner fixed their wages but wages did not keep pace with the rise in prices। मतलब जो उन्हें वेजेस मिलते थे डेली के वो इतने कम थे कि वो पेस मतलब स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो महंगाई थी उससे। यही चीज लिखी हुई है। और ये ड्रॉट वाला पॉइंट है, ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। तो ये सिचुएशन और भी बेकार हो जाती थी जब ड्रॉट और वो हेल जो है होता था। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1789 यानी कि रिवॉल्यूशन से पहले का जो टाइम है उसको हम ओल्ड रिजाइम बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग है। ओके, तो इसलिए उसको ओल्ड रिजाइम बोला जाता है। तो ओल्ड रिजाइम में सबसिस्टेंस क्राइसिस बहुत जल्दी जल्दी हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे वो सारे रीजंस मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता दिए। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से अभी के अभी लाइक करो वीडियो को। ठीक है, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। देखो, मोटिवेशन जब ही आएगा जब वीडियो लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे और बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करो। कमेंट करोगे तभी मुझे जो है आपका फीडबैक रिव्यू मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं तो अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं। ओके, देखो अब है हमारा कि हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है वो कैसे होते हैं। अभी हमने वाई का जवाब दिया कि क्यों थे वहां पे, अब कैसे होता है इसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कहीं पे सबसिस्टेंस क्राइसिस है उसके रीजन अलग अलग हो सकता है ना। तो जो अभी रीजंस बताए वो फ्रांस के लिए थे, अब हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है। बहुत बढ़िया चार्ट है ये जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ओके, चलो भाई देखो, ये क्या है, बैड हार्वेस्ट, मतलब जो खेती हुई है वो बहुत खराब हुई है, किसी भी कारण से अकाल पड़ गया, हेलस्टॉर्म हो गया, कीड़े खा गए, बहुत सारे रीजंस होते हैं फसल खराब होने के। अगर बैड हार्वेस्ट हुई है मतलब खराब फसल खराब हो गई है या कम हो रही है किसी भी कारण से, अच्छे खाद ना यूज करने की वजह से, तो क्या होगा उसकी वजह से, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। किसकी कमी हो जाएगी, ग्रेन्स की, गेहूं, चावल, चना, दाल, इन सब की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इन सब की कमी होने की वजह से क्या होगा, राइजिंग फूड प्राइसेस। ठीक है, खाने वाले ज्यादा हैं और जो खाने का आइटम है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। अभी मैंने अच्छे से समझाया कैसे होता है ये सब। ठीक है, तो खाने की जो महंगाई प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। ठीक है, तो जो गरीब है, महंगाई बढ़ गई है तो गरीब क्या है, ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। अब ब्रेड नहीं खरीद पाएगा तो इसमें दो बातें होंगी। ठीक है, या तो उसकी ब्रेड नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, वो फिर खाना ही छोड़ देगा और उसकी बॉडी क्या है, कमजोर हो जाएगी, वीकर बॉडीज होंगी लोगों की।
मतलब अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे तो वहां पे आपको जो लोग दिखेंगे वो कमजोर दिखेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आजादी के कुछ टाइम पहले या बाद का जो समय था उस टाइम पे अगर आप इंडियंस को देखोगे तो उनकी बॉडी काफी जो है पतली हुआ करती थी, कमजोर हुआ करती थी। ज्यादातर इंडियंस जो है कुपोषण का शिकार हुआ करते थे, जिसके लिए टीवी में एड्स वगैरह भी आते हैं ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। आज के टाइम में तो फिर भी ज्यादा कम, मतलब ज्यादातर नहीं, थोड़े बहुत लोग इतने हैं कि न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब क्राइसिस होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ज्यादातर लोगों की बॉडी कैसी है, कमजोर है, दुबली पतली है, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, महंगी अगर हो जाएगी खाने पीने की चीजें तो फूड राइट्स, मतलब खाने को लेकर के दंगे होंगे, ठीक है। मतलब अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे सरकार के खिलाफ। जो दुकानें होंगी, बेकरी होंगी, चकारी करेंगे पैसे के लिए ताकि वो ब्रेड खरीद सके। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी ऐसे क्राइसिस के टाइम पे। तो अब इसमें भी दो बातें होंगी। देखो, अगर बॉडी वीक है, ठीक है, अगर बॉडी कमजोर है तो क्या होगा, डिजीज एपिडेमिक, कमजोर शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे में बीमारी जल्दी पकड़ता है शरीर। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगी, बीमारी की वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। ऐसे टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा डेथ रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग ज्यादा मरेंगे, ओके। और फूड राइट्स की वजह से अगर दंगे फसाद होंगे तो आपको तो पता ही है, अगर दंगे वगैरह होते हैं तो लोग मरते हैं उसमें भी। तो एट द एंड क्या रिजल्ट निकल रहा है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से या फिर जो बैड हार्वेस्ट की वजह से लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है। ये चार्ट समझ में आया? थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो दोबारा समझाऊं? दोबारा क्यों यार, वीडियो है, पीछे करके देख लो ना। मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक समझाया है। चलो, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जो कि था क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस और स्ट्रगल टू सरवाइव। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। मिडिल क्लास का क्या रोल रहा, प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए फिलोसफर्स थे, उनका क्या रोल रहा। तो इसके बारे में हम एकदम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियोस देखो और अच्छे से सीखो, ठीक, ओके। तो मैं अब नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, खुद से आपकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ सीख रहे हो तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, मैंने बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई और लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, और कमेंट जरूर करना। अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर कर देना कि भाई क्यों तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और ज्यादा, है ना। ओके, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। अगर आप मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करोगे या फीडबैक नहीं दोगे तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।